हमने अभी तक जनन के बारे में बहुत कुछ जान चुका है, जैसे एकल और छोटे जीवों में जनन, पौधों में जनन, यहाँ तक कि हमने पौधों में लैंगिक जनन को भी देख लिया है। अब हम जिसे हम सबसे अधिक जानना चाहते हैं उस जीव के बारे में आज अध्ययन करेंगे, यानी खुद स्वयं अपने बारे में, मनुष्यों के बारे में। हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है मनुष्यों में जनन। मनुष्यों में जनन आखिर यह कैसे होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मनुष्यों में नर और मादा अलग अलग होते हैं, मेल यानी मैन और फीमेल यानी विमेन। तो यहाँ नर और मादा जब अलग अलग हैं तो इनमें कौन सा जनन पाया जाएगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। यह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यह हमारे जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि मनुष्य की जाति को पृथ्वी पर आज से हजारों साल बाद भी हम देख पाएंगे तो वह सिर्फ और सिर्फ जनन के कारण ही देख पाएंगे। क्या आपको याद है कि जब आप क्लास 2 में थे और अभी जब आप क्लास 10th में हैं तो आपके शरीर में कुछ बदलाव हुए? सबसे पहला बदलाव तो हुआ, आपके जो दूध के दांत थे वे टूटने शुरू हुए थे क्लास 2 के बाद। और अभी क्लास 10 तक आते आते आपके शरीर की लंबाई बढ़ चुकी है, आपके शरीर की संरचना में अंतर आ चुका है। अगर गौर से हम देखें तो हमारी लंबाई एक निश्चित उम्र तक बढ़ती है और उसके बाद यह रुक जाती है। लंबाई एक निश्चित समय तक रुकने के बाद हमारे शरीर में कुछ बदलाव होने शुरू होते हैं और वे बदलाव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। यानी उन्हीं बदलावों के कारण हम किशोरावस्था में अपने कदम बढ़ाते हैं। यह किशोरावस्था या एडोलेसेंस होता क्या है? किशोरावस्था यानी टीनेजर्स, हम इसे टीनेजर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एज या उम्र 13 के बाद और 19 तक में शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो यह जो बदलाव है वह 13, 14, 15 यानी टीन एज में होते हैं, इसलिए इन्हें टीनेजर्स या किशोर कहा जाता है। तो हम देखें कि कौन कौन से शारीरिक बदलाव होते हैं। यहाँ हम अगर देखें तो कुछ शारीरिक बदलाव लड़कों में और लड़कियों में दोनों में समान होते हैं। जैसे लड़के और लड़कियां यानी नर और मादा दोनों ही इस उम्र में शारीरिक बदलाव के साथ जनन के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लड़कों के शारीरिक संरचना की बदलाव करें तो लड़कों के कुल्हे यानी कंधे चौड़े हो जाते हैं, उनका शारीरिक गठन बदल जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे चेहरे, गाल और कांखों और तथा जननांगों में बाल निकल आते हैं। उनके आवाज में भी बदलाव हो जाता है। अगर हम छोटे लड़कों को देखें और लड़कियों को देखें तो उनके आवाज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जब हम टीनेजर्स को देखेंगे तो देखेंगे अचानक से उनका आवाज मोटा हो जाता है।
तो यह भी एक प्रकार का शारीरिक परिवर्तन ही है। साथ ही साथ ये पूरी तरह से जनन के लिए सक्षम हो जाते हैं, यानी इनमें शुक्राणु का निर्माण अर्थात नर युग्मक मेल गैमेट जो किस रूप में पाया जाता है, शुक्राणुओं में पाया जाता है, वहां उनका निर्माण होना भी शुरू हो जाता है। आखिर ये निर्माण होते क्यों हैं, कैसे और किस कारण से इनमें बदलाव देखा जाता है? तो यह बदलाव नर हार्मोन यानी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा जाता है कि नर हार्मोन का नाम बताएं। तो नर हार्मोन जो कि इन सभी बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही उनमें सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वह विकसित होता है। तो ये सारे बदलाव हम देखते हैं नर में यानी लड़कों में, जबकि लड़कियों में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं लड़कियों में? तो लड़कियों के भी कमर के नीचे का भाग चौड़ा हो जाता है। साथ ही साथ लड़कियों में ब्रेस्ट यानी स्तन की वृद्धि हो जाती है तथा उनके भी जननांग और कांखों में बाल निकल आते हैं। साथ ही साथ यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों के चेहरे और फेस में भी छोटे छोटे रोम निकल आते हैं और इनमें तेलीय ग्रंथि यानी ऑयल ग्लैंड भी काफी तेजी से विकसित होते हैं, जिनके कारण इस उम्र में बहुत सारे बच्चों और बच्चियों में पिंपल्स की भी समस्या हो जाती है। तो इस उम्र में यह जरूरी है कि पौष्टिक भोजन तथा अत्यधिक मात्रा में जल का सेवन किया जाए, क्योंकि शारीरिक विकास इसी उम्र में सबसे अधिक जो भी बदलाव होता है शरीर में, ये सारे शारीरिक बदलाव यहाँ इस उम्र में अत्यधिक देखा जाता है और जिस कारण यहाँ पोषण की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ देखा कि नर और मादा यानी लड़के और लड़कियों में यहाँ शारीरिक बदलाव देखने को मिले। इसके साथ साथ यहाँ मादा में जो बदलाव देखने को मिलता है, यह बदलाव भी मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। अर्थात मादा हार्मोन का नाम क्या हुआ? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये दोनों ही प्रश्न बहुत आवश्यक है कि मेल हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। यहाँ दो मादा हार्मोन का नाम हमें जानना है। तो हमने देखा कि सबसे पहले जनन के लिए शारीरिक परिवर्तन यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकसित होना आवश्यक होता है और यहाँ नर और मादा दोनों ही रिप्रोडक्शन करने के लिए पूरी तरह से इस उम्र के बाद तैयार हो जाते हैं। लड़कों में यह उम्र 13 से 14 साल में देखा जाता है तथा लड़कियों में 10 से 12 साल में ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसके अलावा लड़कियों में एक और विशेष जो प्रक्रिया शुरू होती है इस उम्र में, वह है मेंस्ट्रुएशन यानी रजोधर्म शुरू हो जाता है। यह क्या होता है और क्यों होता है, इसे हम वीडियो के बाद में डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ हमने जो देखा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बाद अब हम नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। आइए हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन अंग। नर जनन अंग की संरचना को अगर गौर से देखें तो यहाँ नर में वृषण यानी टेस्टिस शरीर के बाहर
पाई जाने वाली एक संरचना है जो वृषण कोश के अंदर में रहता है। वृषण जिसे इंग्लिश में टेस्टिस और वृषण कोश जिसे स्कॉटम कहा जाता है। यह भाग नर शरीर के बाहर पाया जाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर टेस्टिस जो है वह नर शरीर के बाहर क्यों पाया जाता है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आम आदमी के शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान का कम होना जरूरी है। अगर वृषण या टेस्टिस शरीर के अंदर होता तो वहां शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि उसके निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री तापमान कम होना जरूरी है। इसलिए यह संरचना शरीर के बाहर होती है और वहां उस भाग का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है, ताकि आसानी से यहाँ स्पर्म का निर्माण हो सके। तो टेस्टिस यानी वृषण, वृषण में क्या निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी स्पर्म का निर्माण होता है। यह स्पर्म निर्मित होकर शुक्रवाहिनी में चला जाता है। शुक्रवाहिनी का यहाँ 2 पार्ट होता है। वृषण के ऊपर यह जाकर शुक्राशय में जमा होता है। उस शुक्राशय आगे जाकर शुक्रवाहिनी के द्वारा इन शुक्राणुओं को आगे शिशन तक ले जाता है। यानी निर्माण कहाँ हुआ शुक्राणु का? वृषण के अंदर, यानी टेस्टिस के अंदर, और उसे शुक्राशय में संरक्षित रखा गया, वहां जाकर जमा होता है और समय समय पर उसे शुक्रवाहिनी के द्वारा शिशन से होते हुए शरीर से बाहर निकाला जाता है। शुक्रवाहिनी आगे जाकर कॉपर ग्लैंड तथा प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जुड़ा रहता है, ताकि शुक्राणु जब बाहर आए तो उसके साथ प्रोस्टेट ग्लैंड तथा कॉपर ग्लैंड से स्रवित होने वाले द्रव्य पदार्थ भी, हॉर्मोन्स भी उसके साथ बाहर निकलता है और यह उसे एक माध्यम प्रदान करता है, ताकि आसानी से वहां शुक्राणु यानी स्पर्म गति करके शिशन से बाहर निकल सके। यहाँ अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यूरिनरी ब्लडर यानी जो यूरिन मूत्र का जो निर्माण होता है वह, तथा स्पर्म डक्ट दोनों एक ही साथ शिशन से बाहर यानी पेनिस से बाहर निकलता है। दोनों का एक ही द्वार होता है। तो जब स्पर्म प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड के सिक्रीशन से मिल जाता है तो उसे सीमेन कहा जाता है और सीमेन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। एक बार जब इजैकुलेशन होता है तो लगभग 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलते हैं। अगर हम अब स्पर्म की संरचना को देखें तो स्पर्म की संरचना में मुख्य रूप से अगला सिरा होता है जो उसका सबसे ऊपर एक्रोसोम, फिर उसका मुख्य भाग, फिर उसके नीचे टेल यानी पूंछ होता है जो उसे गति करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुख्य रूप से नर जनन अंग में जो अंग पाए गए वह थे वृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट तथा कॉपर ग्लैंड, तथा ये शिशन से होते हुए बाहर की ओर चले जाते हैं। अब इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं, यानी मादा जनन अंग में एक जोड़ी ओवरी यानी अंडाशय होते हैं। अंडाशय अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। यहाँ अंडाशय
अंडवाहिनी जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है उसके द्वारा गर्भाशय तक जुड़े रहते हैं। गर्भाशय में ही शिशु विकसित होता है। यह गर्भाशय आगे जाकर सर्विक्स तथा वेजाइना यानी योनि के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। तो यह जो संरचना है मादा जनन अंग की, इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न पूछता है कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह कहाँ होती है। तो मादा जनन अंग के अंदर ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि मनुष्यों में आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और यह फर्टिलाइजेशन या निषेचन डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो मादा जनन अंग की संरचना को हमने यहाँ देखा कि एक जोड़ी अंडाशय जो दोनों साइड होते हैं तथा गर्भाशय और डिंब वाहिनी तथा योनि, ये मुख्य रूप से इतने अंग मादा जनन अंग में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार निषेचन होता है, किस प्रकार गर्भ धारण होता है तथा शिशु विकसित होता है, और अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या होता है। इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तथा नर और मादा जनन अंगों की संरचना के बारे में देखा। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं तथा इससे संबंधित प्रश्न गूगल फॉर्म के द्वारा इसमें अटैच कर दिया गया है। धन्यवाद।